गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इम्पोर्टेंस गुड मॉर्निंग सर और रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसकी हिंदी है प्रबंधकीय लेखा विधि का महत्व या प्रबंधकीय लेखा विधि की भूमिका। जैसा कि प्रारंभ में भी हमने आपको बताया था कि औद्योगिक क्षेत्र में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन गत वर्षों में हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रबंधकीय क्रियाओं का निष्पादन परंपरागत रूप में या रूढ़िवादी रूप में किया जाना लाभदायक नहीं रह गया है। तो प्रबंध तंत्र योजना, नियंत्रण, समन्वय, संगठन इत्यादि क्रियाओं के निष्पादन में संख्यात्मक तथ्यों को भी वर्तमान समय में प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करने लगा है। और ये तथ्य केवल जो हम संख्यात्मक आंकड़े देंगे वो तथ्य या वो आंकड़े न केवल भूत से संबंधित होते हैं अर्थात पास्ट से संबंधित होते हैं या वर्तमान से संबंधित होते हैं, परंतु ये भविष्य के विषय में भी सूचना देते हों, ऐसी सूचनाओं की आवश्यकता प्रबंध तंत्र अब करने लगा है या उस प्रबंध तंत्र इस तरह की सूचनाओं की अपेक्षा भी वर्तमान समय में करने लगा है। इस संबंध में जो प्रबंधकीय लेखा विधि है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। प्रबंधकीय लेखा विधि प्रबंधकों को उचित समय पर आवश्यक वित्तीय लेखे प्रदान करती है, वित्तीय सूचनाएं प्रदान करती है और अन्य सूचनात्मक तथ्यों या संख्यात्मक तथ्यों को भी ये प्रदान करती है। यह संपूर्ण उपक्रम को कई भागों में बांट देती है और प्रत्येक विभाग को कई बार हम उप समूहों में भी बांट देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई एक विभाग हो, उस एक विभाग को हमने पहले पूरे संगठनात्मक ढांचे को कई विभागों में बांट दिया, ठीक। अब जब हमने विभागों में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके पश्चात ये जो एक विभाग मान लीजिए ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट को भी हम कई भागों में बांट देते, अर्थात संगठन को कई भागों में बांटना और उन भागों के उपभाग करना या उप कार्यों में उसको विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक उपविभाग के विषय में विवरणात्मक सूचनाएं मांगी जाती हैं। इससे लेखा संबंधी सूचनाओं से के लागत केंद्रों के अनुसार या जो कॉस्ट सेंटर्स होंगे, उन सेंटर्स के अनुसार हम सारी सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे और इन सूचनाओं को यहाँ इकट्ठा किया, यहाँ भेजा, यहाँ से हमारे पास मैनेजमेंट के पास चला जाएगा या जो विभाग के संबंधित उत्तरदायी अधिकारी, कर्मचारी, अधिकारी होंगे उनके पास ये पहुंचेंगे। इस तरह से इन सूचनाओं के प्राप्त होने के कारण मैनेजमेंट, डेवलपमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दीर्घकालीन नियोजन इत्यादि के संबंध में योजनाओं को की लाभप्रदता के मूल्यांकन में हेल्प लेता है। अर्थात जो सूचनाएं विभागों से इन कॉस्ट सेंटर से दी जाएंगी, उन सूचनाओं से ये बहुत सारे निर्णय मैनेजमेंट हमारा लेता है। देखिए, इसे इस तरह से हम मानवीय संपत्ति के विषय में मनोवैज्ञानिक व सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्रत्येक मानवीय समस्या को मौद्रिक इकाई के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर जो कॉस्ट सेंटर है
इस कॉस्ट सेंटर से हमने डेटा इकट्ठा किया। और देखिए जितने भी डेटा आप इकट्ठा करते हो, चाहे कोई आपने यहाँ पे संख्यात्मक आंकड़ा इकट्ठा किया, ठीक, ये संख्यात्मक आंकड़े जो इकट्ठा होंगे, इन आंकड़ों के द्वारा इसको यहाँ पहुंचाया जाएगा। जो इसके संबंधित अधिकारी होंगे, उत्तरदायी अधिकारी होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से हुआ, इसके बाद यहाँ से सेंटर यहाँ पहुंचता है। तो क्या करेंगे कि ये लोग जो मानवीय क्रियाएं वहां पर की जाती हैं, इन मानवीय क्रियाओं के द्वारा, मानवीय क्रियाएं किस लिए की जाती हैं? दे आर डन फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स, अर्थात जो मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, इन मनुष्य की क्रियाओं को हम बदल देते हैं किसमें? संख्यात्मक रूप में बदलकर उसको मौद्रिक रूप प्रदान कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय के लाभप्रदता पर पड़ने वाले प्रभावों की भी जानकारी आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु बनाई जाती है, वस्तुओं के बनाने में जो भी बनाने के साधन होंगे, मनी, मैन, मटेरियल, दुनिया भर की चीजें होंगी, उन सबको देखा जाएगा और उससे एक आंकड़ा इकट्ठा किया गया किसी वस्तु को बनाने में कितने रुपए का एक्सपेंसेस आता है। अब कितने रुपए का एक्सपेंस आता है के आधार पर आप ये जान सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना काम कर रहा है और उसे कितना काम करना चाहिए, स्टैंडर्ड सेट करना होता है बेटी। तो इस तरह से कहते हैं कि प्रत्येक मानवीय समस्या को मौद्रिक इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है और उसके आधार पर व्यवसाय की लाभप्रदता को या प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रयास भी किया जा सकता है। क्योंकि हम यहाँ पर अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन यहाँ होता है, उसको देख के आगे की रणनीतिक कार्यवाही तय करने का प्रयास करेगा। इस तरह से कहेंगे कि औद्योगिक जगत में प्रबंधकीय लेखांकन प्रबंध का एक अंतरंग अंग हो गया है। प्रबंधकीय लेखांकन प्रबंध तंत्र का प्रत्येक कदम पर मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक पॉइंट पर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे मैनेजमेंट का हमेशा टास्क बिल्डर के रूप में काम करता है, उसे परामर्श देता है। व्यापार के आकार में देखिए कितनी वृद्धि हो गई है, तो व्यवसाय के आकार में वृद्धि के कारण भी प्रबंधकीय लेखा विधि का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें जब हम महत्व बढ़ेगा तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? प्रबंध की कार्यकुशलता को जब हम चेंज करते हैं, जब हम आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, तो मैनेजमेंट जो आंकड़ा इकट्ठा करेगा ठीक करने के लिए, सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए करेगा। और सुधारात्मक कार्यवाही करने से क्या होगा कि इन व्यक्तियों की भी कार्यकुशलता बढ़ेगी और साथ साथ मैनेजमेंट की कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है संस्थाओं के डेवलप करने में, संस्थाओं के विकास में और वस्तुओं की लागतों को कम करने में, व्यक्तियों के सामाजिक कल्याण में भी इसका बड़ा भारी योगदान है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हम इसको कुछ भागों में बांट कर इसका अध्ययन करना चाहते हो मुख्य बिंदुओं के रूप में, तो मुख्य बिंदु के रूप में हम पहला कह सकते हैं क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व? पहला महत्व इसका है इंक्रीज इफिशियंसी। पहला है इसका इंक्रीज इफिशियंसी। ये हमारे कार्यकुशलता को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है कार्यकुशलता को या कार्य क्षमता में कैसे वृद्धि करता है? कि प्रबंधकीय लेखांकन व्यावसायिक संचालन की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। विभिन्न विभागों के लिए लक्ष्य अग्रिम रूप से निर्धारित कर दिए जाते हैं। जब विभाग के लिए लक्ष्य अग्रिम रूप से निर्धारित किए जाएंगे तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्मिक या अधिकारी प्रयास करेगा। इसीलिए जैसे मान लीजिए कि हमने एक विभाग यहाँ पे मान लीजिए है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंतर्गत मान लीजिए हमारे पास 4 पॉइंट है, 4 डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो ये चारों डिपार्टमेंट क्या करेंगे? कोई कुछ बना रहा होगा, कुछ बना रहा होगा, कोई कुछ बना रहा होगा और ये कुछ बना रहे होंगे। ठीक, तो क्योंकि हमने यहां से प्री डिटरमिन कर रखा है, इनके लिए हमने कुछ लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स पहले से ही निर्धारित कर रखे हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होंगे वो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। अब जब प्री डिटरमिन गोल है उसको प्राप्त करना होगा किसी टाइम फ्रेम में, किसी कॉस्ट के रूप मान लीजिए कास्ट है तो उसकी कास्ट मान लीजिए रख देंगे 10 रुपए प्रति यूनिट। तो क्या होगा कि यहाँ के जो लोग होंगे ये लोग अपनी वस्तुओं को जब निर्मित करेंगे तो 10 रुपए के इर्द गिर्द ही बनाने का प्रयास, मतलब जो खर्चा आएगा 10 रुपए में लगना चाहिए। अगर मान लीजिए ये लक्ष्य निर्धारित नहीं होता
तो शायद ये लोग उस काम को उसको करते और इसकी कीमत होती 15 रुपए। तो देखिए कि सारे के सारे लोग क्या करेंगे, 10 रुपए में ही उस यूनिट को बनाने का प्रयास करेंगे, वस्तु बनाने का प्रयास करेंगे, और अन्य लक्ष्यों को उन्होंने प्राप्त कर लिया, नहीं किया तो भी कुछ न कुछ सुधारात्मक उपाय करने जाएंगे, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए सारे लोग काम करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर जो भी मजदूर होंगे, चाहे कुशल हो चाहे अकुशल हो, सब के सब अपना योगदान देंगे, और इस तरह से कहते हैं कि ये यहाँ पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगती है और व्यक्तियों के बीच में बनेगी प्रतिस्पर्धा। तो जब व्यक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, तो इससे लागतों में कमी होगी, तो कह सकते हैं इससे इफिशिएंसी इंक्रीज होगी, या इनकी जो कार्य क्षमता में वृद्धि का मसला है ये यहाँ पर हल होगा। अर्थात मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू हम कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रॉपर प्लानिंग, या इसकी हिंदी है उचित नियोजन। अब आपको मैंने बताया जैसे जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, जो भी उत्पादन संस्थाएं इकाइयां होती हैं, ये जब कार्य करती हैं, तो मैंने आप सभी बताया था कि ये लोग अपने एक गोल सेट करती हैं, ठीक, कार्य को करने का गोल सेट करती हैं या अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। तो प्रबंध लेखांकन के परिणाम स्वरूप प्रबंध तंत्र नियोजन कार्य को प्रभावपूर्ण तरीके से संपन्न करता है। प्रबंध तंत्र जितने भी कार्य वहां किए जा रहे होंगे उनको करने के लिए योजना बनाएगा, तो इन योजनाओं को प्रभावपूर्ण तरीके से संपन्न करने का प्रयास भी किया जाता है। इसमें बहुत सारी तकनीकें होती हैं, जैसे एक तकनीक है बजटिंग तकनीक की है। तो बजटिंग में हम क्या करते हैं, बजटिंग टेक्निक, तो बजटिंग टेक्निक में क्या किया जाना होगा, बजटरी तकनीकी विभिन्न क्रियाओं का पूर्वानुमान लगाने में सहायता प्रदान करती है, सहायक होती है। सर्वप्रथम विभिन्न विभागीय आधार पर बजट बना दिए जाएंगे, और उसके पश्चात संपूर्ण संगठन के लिए, पहले देखिए हमने विभागीय आधार पर फॉर डिपार्टमेंटल लेवल पे हमने बजट बनाया, ठीक, डिपार्टमेंटल लेवल पे योजना बनाई गई, बजट बनाया गया। अब इसके पश्चात जब हम एक विभाग तो वहां होता नहीं है, कई विभाग होंगे, तो प्रत्येक विभाग के लिए डिपार्टमेंटल बजट बनाया जाएगा, कैसे उनके कार्यों का निष्पादन करना है, क्या करना है, कितना रेवेन्यू होगा, कहाँ खर्च आएगा, कहाँ नहीं आएगा, कहाँ से पैसे मिलेंगे, इन सबको डिपार्टमेंटल बजट्स में आप डिपार्टमेंटल बनाओगे, ठीक है ना। अब जब डिपार्टमेंटल बजट बन जाएगा तो इसके आधार पर हम बनाते हैं एक मास्टर बजट तैयार किया जाएगा, ठीक, उसी के आधार पर बन जाता है मास्टर बजट। तो जब हमारे पास बजटिंग तकनीक के थ्रू विभिन्न क्रियाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए बजट बनाया गया और संपूर्ण संगठन के लिए एक मास्टर बजट का निर्माण किया जाएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति का कार्यभार पहले से तय कर दिया जाएगा, इसमें बजट बनेगा, सारे व्यक्तियों का कार्यभार पहले से तय कर दिया जाएगा, और ऐसी अवस्था में प्रबंध लेखांकन की सहायता से संस्था के क्रियाकलापों का एक व्यवस्थित ढंग से नियोजन किया जाना संभव हो पाता है। तो ये दूसरा पॉइंट रहा आपके सामने। तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंसेस, या इसकी हिंदी कह लीजिए ये होगा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। तीसरा काम है, तीसरी महत्ता इसकी है कि बजटरी नियंत्रण एवं प्रमाप लागतांकन, जिसका नाम सुना होगा आपने, इन पद्धतियों के द्वारा कॉस्ट सेंटर्स के निष्पादन को मापा जा सकता है, बाय द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल and by the help of standard costing technique। इसके द्वारा हम उस लागत केंद्र के लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निष्पादन देखते हैं,
और तब हम तुलना कर सकते हैं। अर्थात बजटरी नियंत्रण एवं प्रमाप लागत नियंत्रण की तकनीकी को अपना करके हम निष्पादन के मापन को संभव बनाते हैं। प्रमाप लागत लेखांकन विधि में क्या करेंगे, प्रमाप निर्धारित किया जाएगा या स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया जाएगा और वास्तविक जो उस पे खर्च होंगे, वास्तविक निष्पादन की पूर्व निर्धारित प्रमापों से तुलना की जाएगी। ठीक है, तो तुलना करने के पश्चात हम कर्मचारियों के अंदर कर्मचारियों की जो परफॉर्मेंस होगी उसको मेजर कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। अर्थात मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत सारी तकनीकों की सहायता से हमारी सहायता करती है या हमारी सहायता करती है उसको कैसे इंप्रूव करें। तो कार्य निष्पादन का मूल्यांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक के थ्रू ही संभव होता है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। चौथा पॉइंट है मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। इसकी हिंदी है विनियोजित पूंजी पर अधिकतम प्रत्याय। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ये कैसे संभव हो सकता है, देखिए संभव कैसे हो सकता है ये कि प्रबंध लेखांकन क्या क्या काम करता है, कार्यकुशलता में वृद्धि करता है, उचित नियोजन करता है, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है, मैक्सिमम, इसके अलावा तीसरा इन तीनों के थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की भी व्यवस्था करता है। कैसे करेगा, एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए कि किसी एक संस्था में किसी एक कॉस्ट सेंटर को हमने लिया, किसी एक लागत केंद्र को लिया, इसको हमने कह दिया कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अब इस कॉस्ट सेंटर पे मान लीजिए 25 आदमी काम कर रहा होता है। ठीक, तो जब हमने यहाँ पे देखिए कि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस भी देखना हमने, जो आदमी यहाँ पे काम कर रहे होंगे इन आदमियों की के परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। टेक्निक बहुत सारी हैं, मान लीजिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक है। ठीक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक में क्या होता है, किसी एक वस्तु की लागत को हम पूर्व निर्धारित कर देते हैं। ठीक, बहुत सारे तरीके होते हैं पूर्व निर्धारित करने के। क्या, मान लीजिए हमने माना एक इकाई की कीमत है 12 रुपए। अब हम वस्तुओं को बनाते हैं, वस्तुओं को बनाने के पश्चात इसकी कीमत आ रही है मान लीजिए 10 रुपए हमारे यूनिट में आती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हम वस्तुओं को कम से कम लागत में बना रहे हैं और हमारा प्रयास होता यही है कि हम वस्तुओं कम से कम लागतों में बनाएं। तो जब वस्तुएं कम से कम लागतों पर बनेंगी तो जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स होंगे, जाहिर सी बात है कि पहले प्रॉफिट 2 रुपए यहाँ हो रही थी, अब प्रॉफिट हो रही है, सॉरी यहाँ प्रॉफिट पता नहीं कितनी हो रही थी, लेकिन इस पर बनाने पर प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ रहा है, ये 2 रुपए आ रहा है। डिफरेंस देखिए 2 रुपए आ रहा है। तो ये 2 रुपया जो लागतें कम हुई, इसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं इनके प्रॉफिट के आकार में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। तो कहते हैं कि जो अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स अपनाते हैं या संस्थाओं में मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स को इंस्टॉल करते हैं, उसके थ्रू हम इफिशियंसी में बढ़ोतरी करते हैं। यहाँ देखिए इफिशियंसी बढ़ी होगी लोगों की, तभी जाके यहाँ पर इनको दो मतलब 10 रुपए में आइटम बन रहा होगा। वर्क परफॉर्मेंस आपने मेजर कर उचित नियोजन किया होगा तब ये काम हुआ होगा। और मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस भी लगातार आप देख रहे होंगे, लोगों की परफॉर्मेंस को लगातार आप आंक रहे होंगे और उनकी परफॉर्मेंस बढ़ रही होगी, तभी जाके आपकी कॉस्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड से रिड्यूस हो गई है। तो जब लागतें कम होंगी तो बेनिफिट या प्रॉफिट ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो इन्वेस्टर्स होंगे, इन्वेस्टर्स को यहाँ पर मैक्सिमम प्रत्याय मिलेगा इनकी पूंजी पर। तो इस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल भी प्रदान करना कर देती है। नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट इज हो गया, ये हो गया 4, और ये 5वां है इफेक्टिव
मैनेजमेंट कंट्रोल, या हिंदी इसकी है प्रभावपूर्ण प्रबंधकीय नियंत्रण। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरह से प्रभावपूर्ण प्रबंधकीय नियंत्रण स्थापित करता है संस्थाओं में? सिंपल सी बात है ये कि प्रबंधकीय लेखांकन प्रभावशाली नियंत्रण, प्रबंधकीय नियंत्रण को लागू करने में बहुत ही सहायक होती है। सहायक होने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर हम वास्तविक की तुलना करते हैं स्टैंडर्ड से या मानक से, ठीक, जब बजटेड से कर देते हैं हम इसको। जब हम बजटेड या स्टैंडर्ड से तुलना करते हैं वास्तविक की, तो हम पता है कि मानक क्या होता है, पहले से निर्धारित किया जाता है, पूर्व निर्धारित होता है, और उसके पश्चात हम वर्क करते हैं तो हमारे पास वो चीजें आती है। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया था हमने यहाँ पे, मानक 12 रुपए था, वास्तविक हमारा आया 10 रुपया, ठीक है ना। तो देखिए कि हमने मानकों की तुलना वास्तविक से किया। जब मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपए आया किसी वस्तु की कीमत, अब यहाँ देखिए आप प्रॉफिट के रूप में क्या आया, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट 2 रुपये आएगा। तो क्योंकि हम बजटेड की तुलना या मानकों की तुलना वास्तविक उत्पादन से करते हैं, ऐसी अवस्था में जो विचरण होगा उसको ज्ञात किया जाएगा और उस विचरण के ज्ञात करने के पश्चात इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम भी यहाँ पर अपनाया जा सकेगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये प्रभावपूर्ण प्रबंधकीय नियंत्रण स्थापित करने में भी हमारी सहायता करता है। देयर आर टेक्निक्स, उन्हीं टेक्निक्स को हमने पहले बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने पढ़ाया था आपको मानक क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स सर्विसेज टू द कस्टमर्स। छठवां है इम्प्रूव्स सर्विसेज टू द कस्टमर्स, या हिंदी इसकी है उपभोक्ताओं को या उपभोक्ताओं की कर दीजिए कि सेवा में सुधार। जो वस्तुएं निर्मित की जाती है किसी निर्माणी संस्था में, उन वस्तुओं के कौन से लोग यूज करने वाले होते हैं? जो भी उपभोक्ता, इंडस्ट्रियल गुड्स है तो इंडस्ट्रीज करेंगी, अगर कंज्यूमर गुड्स है तो कंज्यूमर करेंगे। तो ऐसी अवस्था में प्रबंधकीय लेखांकन में जितनी भी युक्तियां प्रयोग की जाती हैं, जितने भी नियम प्रयोग किए जाते हैं, जितने भी टेक्निक प्रयोग की जाती हैं, ये लागत नियंत्रण की तकनीकें होती हैं, ठीक। इन लागत नियंत्रण की तकनीकों से क्या होगा कि वस्तुओं की लागतें कम होंगी। इन सब से देखिए जितना भी हम काम करने चले जा रहे हैं, ये सारा जितना भी एक्सरसाइज किया जा रहा है, ये संपूर्ण एक्सरसाइज केवल वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिए होती है, क्योंकि मूल्य ही ऐसी चीज है जो संस्था की प्रत्येक चीज को प्रभावित करती है। तो ऐसी अवस्था में अगर मान लीजिए हमने लागत नियंत्रण की तकनीकों को प्रयोग किया, तो उससे क्या होगा, वस्तुओं की लागतों में कमी आएगी। अब जब लागत में कमी आएगी तो लागत में कमी आने पर उपभोक्ताओं को उसका फायदा मिलेगा। उपभोक्ता तो कर्मचारी भी होते हैं, वस्तुओं का यूज करते हैं, अधिकारी भी होते हैं। तो जो भी उपभोक्ता होंगे, जे लोग अपने वस्तुओं की लागतें कम होंगी, तो ऐसे क्या होगा, वस्तुओं की सेवा में धीरे धीरे सुधार होगा, ठीक। ऐसे कर्मचारी लागतों के संबंध में जितने भी होंगे, सब सतर्क रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई गाज गिर जाए। अगर स्टैंडर्ड की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गया, अनफेवरेबल हो गया, तो जाहिर सी बात है किस पे गाज गिरेगी उसका सेंटर्स के लोगों पर गिरेगी, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं किया होगा, कुशलता नहीं अपनाई हुई, किसी न किसी लगना कारण वो दाम बढ़ा होगा। तो कह सकते हैं संस्था में समस्त कर्मचारी लागतों के संबंध में सदैव सतर्क में रहते हैं कि लागतें सदैव नियंत्रण में रहें। और जो वस्तु की गुणवत्ता होती है, इस तरह से अगर वो ढंग से बनाएंगे तो वस्तुओं की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, और गुणवत्ता के लिए ही प्रमाण पहले से निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आपूर्ति संभव हो पाती है। तो माल के उत्पादन में वृद्धि होने से उपभोक्ताओं के माल की आपूर्ति भी बढ़ाना संभव हो जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार
थ्रू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम होता है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंस और रूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, आप देख लीजिए, एक पॉइंट और बचा मेरे पास अभी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस? ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स लिख देते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ और पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दूसरी हेडिंग डाल दी है। देखिए, प्रबंध लेखांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला आपका मैं बताया शुरू में, टू हेल्प इन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू हेल्प इन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वर्णन में, इंटरप्रिटेशन में या व्यक्तियों की निर्वचन में सहायता करता है। दूसरा, हेल्प्स इन प्लानिंग ऑफ, हेल्प्स इन प्लानिंग, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये नीतियों के निर्धारण में और नियोजन में सहायता करता है। तीसरा है हेल्प्स इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, अर्थात निष्पादन नियंत्रण में भी सहायता स्थापित करता है, सहायता देता है। फिर है मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, ये कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने का भी काम करता है, इन कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का भी कार्य करता है। जैसे किसी को इंसेंटिव दिया जाता है तो मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के थ्रू ये कर्मचारियों को मोटिवेट करने का प्रयास करता है। फिर है नेक्स्ट, हेल्पफुल इन, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करने में भी ये सहायता करता है। हाँ सर, नमस्कार जी सर, आशीष का है। ठीक, अच्छा सर, नमस्कार। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग आल्सो। एक इसका और उद्देश्य है, देखिए बहुत सारे उद्देश्य इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट है हेल्प्स इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प्स इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इतने सारे इसके उद्देश्य हैं, बहुत सारे उद्देश्य और भी हो सकते हैं। फिलहाल जितना कुछ हमने लिखा हुआ है इनको हम हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन करके बहुत सारे आंकड़ों को के बारे में निर्णय ले सकते हैं। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जैसे मैंने कहा कि स्टैंडर्ड बनाया, बजट के थ्रू हमने इसको कंट्रोल किया। फिर हेल्प्स इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, जहां पर कोई लेखना है उसको कंट्रोल करने के तरीके भी यहाँ से मिलेंगे आपको। मोटिवेट करेगा एम्प्लॉइज की, जहां पे लोग कम काम करते हैं, लोगों को देख के प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो वहां पर हेल्दी कंपटीशन होगा वर्कर्स के बीच में, अधिकारियों के बीच में, अच्छा काम करेंगे। कोऑर्डिनेट करने में फायदा करेगा। इसके सबसे बड़ा काम इसका है कि हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, तो निर्णय ले सकते हैं तुलना करके, हम फाइनेंस तुलना करके स्टैंडर्ड की और एक्चुअल तुलना करके हम देख सकते हैं इसको, तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। कम्युनिकेट करता है चीजों को, मतलब लेखों के थ्रू, डेटा के थ्रू लोगों को कम्युनिकेट करता है, कहाँ कमी है, कहाँ वृद्धि है, कैसा किया सकता है, ठीक कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी फायदा करता है।
तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्ट्स और पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा एक पॉइंट और बचता है इस चैप्टर में, वो है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको हम लोग कल देखते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू